ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम एक अमाउंट के हिसाब से mortality डिसाइड करते हैं, जो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बिजनेस वेरी करती रहती है। जैसे अगर मैं मान लो मैं रिलायंस जैसी जितनी बड़ी कंपनी के अंदर ऑडिट करने जाती हूँ, तो वहां पे मेरे लिए mortality क्या होगी, बहुत बिग अमाउंट होगी, मिनिमम 5 लाख रुपीज मेरे लिए क्या होगा, मटेरियल अमाउंट होएगा। ठीक है, और यही मैं किसी छोटी कंपनी के अंदर ऑडिट करने जाती हूँ, तो मेरे लिए 10,000 रुपए या 20,000 रुपए भी मटेरियल अमाउंट हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर ऑफ द कंपनी कि वहां पे कितना रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है गड़बड़ होने का, एक ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट और स्केप्टिसिज्म को अप्लाई करते हुए एक मर्टेलिटी अमाउंट डिसाइड करता है, एक मटेरियल अमाउंट डिसाइड करता है। उससे अबव के ट्रांजैक्शंस को वो ज़्यादा अच्छे से चेक करता है और उसके नीचे वाले ट्रांजैक्शंस को वो इग्नोर भी कर सकता है। इग्नोर कब करेगा, जब उससे अबव के ट्रांजैक्शंस उसको एकदम करेक्टली जैसा उसे चाहिए वैसे सेटिस्फैक्शन हो रहा है उसे एविडेंसेस को चेक करते हुए, तो वो उसे क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। ओके, यस मैम। चलो, और कोई भी प्रॉब्लम किसी को? मैम क्वेश्चन नंबर जो 13 है ना नोट्स में, उसमें मैम पॉइंट एक बार वो एक्सप्लेन कर दो, ऑल्सो मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्किल्स। यस, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ये ऑल्सो मेंटेनिंग। ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट अपना क्वेश्चनिंग माइंड रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ, इन सारी चीजों का रिस्क रिड्यूस करने के लिए उसे अपना माइंड क्वेश्चनिंग माइंड रखना चाहिए। फर्स्ट इन्होंने क्या कहा है कि जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम ओवरलुक नहीं कर दे। ओवरलुक का मतलब उन्हें अनदेखा ना कर दे। इसकी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए उसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है आप लोगों को, ठीक है, तो आपने कितना क्लेम लगाया था, आपको रियल में कितना क्लेम रिसीव हुआ है, इन सब के रिगार्डिंग वो क्लेम रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, बाकी के लॉस को आपने किस तरीके से रिकॉर्ड किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो ये सारी चीजें ओवरलुक नहीं हो जाए, अनदेखी नहीं हो जाए, इसके लिए उसका माइंड क्या होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड का होना चाहिए। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड क्या है, जो भी हमने ऑडिट ऑब्जर्वेशंस ली है, ऑडिट ऑब्जर्वेशंस का मतलब ऑडिट करते टाइम पे जो भी ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं या फिर हमें इंक्वायरी किया हमने एम्प्लॉयज से, उससे जो हमें चीजें पता चली है, या फिर हमने वहां पे जाकर के कोई इंस्पेक्शन किया, ठीक है, उससे हमें कुछ चीजें पता चली है, तो ना उन सब को ओवरऑल देखते हुए जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं उसे हम ओवर जनरलाइज नहीं कर ले। ओवर जनरलाइज मतलब एकदम इजीली नहीं ले ले कि ठीक है ऐसा ऐसा एविडेंसेस मिला, ओके है, सारी चीजें ओके हो गई, नहीं, आपको पूरी ऑब्जर्वेशंस को अच्छे से ध्यान में रखते हुए उसका स्पेसिफिक डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ कोई गड़बड़ है तो इन सारी ओवर जनरलाइज ना कर ले उन डिसीजंस को। इसके लिए रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ऑडिटर का माइंड क्या होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड का होना चाहिए, उसे अपना स्केप्टिसिज्म वहां पे फॉलो करना है। एंड लास्ट है आप लोगों का टेकिंग इनअप्रोप्रिएट डिसीजंस। हम बहुत बार ऐसा हो सकता है कि नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, ये 3 वर्ड्स मैं आप लोगों को सेकंड चैप्टर में समझाऊंगी। इन 3 वर्ड्स के लिए कहीं हम कोई गड़बड़ डिसीजन नहीं ले ले, कोई गलत डिसीजन नहीं ले रहे, ठीक है, इसकी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आपका माइंड हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करना चाहिए। तो ये 3 सिचुएशंस दी हुई है कि नॉर्मली ऑडिट के अंदर बहुत सारे ऑडिटर्स
अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस को अनदेखा कर देते हैं, कुछ ऑडिट ऑब्जर्वेशंस को ओवर जनरलाइज कर लेते हैं, है ना, और बहुत बार हम क्या करते हैं, इनअप्रोप्रिएट डिसीजंस ले लेते हैं जिससे हमारा ओपिनियन रॉन्ग चला जाता है। तो इसकी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ऑडिटर को हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करना चाहिए। क्लियर? यस मैम। Yes, ओके, ma'am. और कोई डाउट कल का? नो डाउट्स। आगे बढ़े। मैंने आपको नोटबुक के अंदर इजी लैंग्वेज के अंदर प्रोफेशनल जजमेंट और स्केप्टिसिज्म दोनों लिख करके सेंड कर दिए थे कल व्हाट्सएप पे। नोटबुक में नोट डाउन किए थे, यस मैम कर दी। है ना? ठीक है, चलो नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एंगेजमेंट लेटर, है ना। नाम आया है बीच में, याद है किसी को एंगेजमेंट लेटर? मैंने बताया भी था आप लोगों को। यस मैम। यस मैम। देखो क्या होता है, मैं पहले थोड़ा सा प्रोसेस बताती हूँ आप लोगों को ऑडिट का। ऑडिट कैसे करते हैं ये तो सबको पता चल गया कि ऑडिटर वहां पे जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेगा, एविडेंसेस चेक करेगा और एविडेंसेस के हिसाब से एक कंक्लूजन निकालेगा और देन अपना ओपिनियन इशू करेगा। ये तो हमारे जाने के बाद की बातें हो गई। इससे पहले भी कुछ काम होते हैं जो ऑडिटर को करने होते हैं। क्या ऑडिटर अपने हिसाब से ही किसी भी कंपनी में चला जाएगा क्या, कि मैं आ जाऊं, मैं आपकी ऑडिट कर रहा हूँ? मैम अपॉइंट किया जाएगा। नो मैम। उसको अपॉइंट किया जाएगा, है ना। तो देखो होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है। जैसे मान लो आपकी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, आप चाहते हैं कि आप मुझे ऑडिटर अपॉइंट करें, ठीक है। तो नाउ आप क्या करेंगे, आपका जो भी मैनेजमेंट के अंदर डायरेक्टर्स हैं, ऑडिट कमिटी हैं, जो भी आपकी यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी यहाँ पे ऑडिट्स को कंट्रोल करने वाली कमिटी है, ठीक है, या फिर ऑडिट्स को कंट्रोल करने वाला कोई बंदा है, तो वो क्या करेगा, कुछ नेम्स सेलेक्ट करता है, ठीक है, कि हम किस किस को ऑडिटर बना सकते हैं। देन बस वो सब लोग बैठ करके उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने मुझे ऑडिटर बनाना है, ठीक है। वो तो उन्होंने सिर्फ डिसाइड किया है अपने इंटरनल मैटर पे, ठीक है, अपने इंटरनल लेवल पे उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें मुझे बनाना है। अब वो क्या करेंगे, अब वो उनमें से कोई भी बंदा मेरे ऑफिस में आएगा या फिर मुझे कॉल करेगा या फिर मुझे मेल सेंड करेगा, कोई भी वे हो सकता है, मुझसे आकर के मिला और बोला कि हम हमारी कंपनी का ऑडिट आपसे करवाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे क्या दिया, ऑफर दिया, ठीक है। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है ना, ऑफर एक्सेप्टेंस। यस मैम। यस मैम। तो अभी उन्होंने मुझे क्या किया है, सिर्फ ऑफर दिया है कि हम आपको हमारी कंपनी का इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिटर बनाना चाहते हैं, ठीक है। नाउ ऑडिटर क्या करता है, अब उससे ये एंगेजमेंट, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट वर्ड नहीं लेंगे, हम हमेशा क्या वर्ड बोलेंगे, एंगेजमेंट। उसे ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, उसके लिए वो कुछ चीजें पहले चेक करता है। क्या चेक करता है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑडिटर 60 टैक्स ऑडिट्स कर सकता है और 20 कंपनीज की ही ऑडिट कर सकता है, ठीक है। सारी लिमिट्स आएंगी बाद में, अभी सिर्फ सुनो और समझो, है ना। तो नाउ अब उसको क्या चेक करने पड़ेगा कि आपकी कंपनी को एक्सक्लूड करते हुए, क्योंकि आपको तो अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है मैंने, मेरे पास एग्जिस्टिंग कितनी कंपनीज है जिनकी क्या ये लिमिट क्रॉस तो नहीं हो जाएगी, मैं आपकी ऑडिट एक्सेप्ट कर लूंगी। तो एक ऑडिटर 20 कंपनीज का ऑडिट कर सकता है। अगर मेरे पास एग्जिस्टिंगली 19 कंपनीज है या उससे लेस देन कंपनीज है, तो मैं आपकी कंपनी क्या कर लूंगी, एक्सेप्ट कर लूंगी, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आपका ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले मेरे ऊपर जो कोड ऑफ एथिक्स है, ठीक है, कि मेरे को सारी लिमिट्स चेक करनी है, वो सारी चीजें मुझे देखना पड़ेगा। आफ्टर दैट ही मैं आपका एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकती हूँ, ओके। तो ना मैंने चेक किया मेरे पास कितने नंबर ऑफ ऑडिट्स हैं कंपनीज का, तो मैंने कहा कि ठीक है मेरे पास 19 कंपनीज का ऑडिट है, मैं आपकी कंपनी का ऑडिट ले लेती हूँ, ठीक है ना। एक सिचुएशन हो सकती है कि मेरे पास ऑलरेडी 20 कंपनीज का ऑडिट है और आप एक कंपनी के ऑडिट मेरे पास में लेकर के आए, तो मैं रेस्ट्रिक्टेड हूँ कि मैं आपकी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बट आपने मुझे कहा कि मैं आपको 30,000 रुपीज रेम्यूनरेशन देंगे ऑडिट करने के लिए, हम चाहते हैं
हैं कि आप ही हमारी कंपनी का ऑडिट करो। वो ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि उन्हें हमारा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा, हमारी फर्म का गुडविल बहुत अच्छा होगा मार्केट के अंदर, है ना? तो वो इसलिए ऐसा चाहते हैं। तो ना हमने कहा कि ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम भी मनी माइंडेड होते हैं ना, हर एक पर्सन हर एक चीज को मनी से कंपेयर करेगा। तो अगर मान लो वो अपनी एग्जिस्टिंग कंपनीज को देखा गया कि क्या ऐसी कोई कंपनी है जो मुझे बहुत कम ही रेम्युनरेशन दे रही है और वहां से मुझे कुछ ऐसा सीखने को भी नहीं मिल रहा, है ना? हम दोनों चीजें कंपेयर करते हैं कि ना तो हमें रेम्युनरेशन खास मिल रहा है और वहां पे वो एकदम छोटी सी कंपनी है, हमें वहां पे कुछ भी नया सीखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, उसे लीव कर सकते हैं, ठीक है? हमारे ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है कि एक बार हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया तो हमें ऑडिट करके ही निकलना है। हम किसी भी रीजन से आपके यहाँ की ऑडिट छोड़ सकते हैं, ठीक है? वो कोई भी रीजन हो सकता है, लाइक आप हमें इंडिपेंडेंट नहीं रहने दे रहे तो भी हम आपकी ऑडिट लीव कर देंगे, ठीक है? आप हम पे कोई और फोर्स डाल रहे तो भी हम आपकी ऑडिट लीव कर देंगे। हमें रेम्युनरेशन किसी और कंपनी से ज्यादा अच्छा मिल रहा है तो भी हम आपकी ऑडिट लीव कर देंगे। बट आपको हम एक प्री नोटिस दे देते हैं कि भाई हम आपका ऑडिट इस ईयर नहीं कर पाएंगे, आप अनदर ऑडिटर प्लीज चूज कर लेना, ठीक है? तो ना मैंने देखा, मुझे लगा कि यार ये एक्स एक कंपनी है, इसमें मुझे सिर्फ 5,000 रुपए मिल रहे हैं और बहुत ही छोटी सी कंपनी है, जस्ट स्टार्टेड कंपनी है, मुझे कोई अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी वहां नहीं मिलेगा। तो मैंने उस कंपनी को क्या किया, लीव कर दिया और आपका एंगेजमेंट क्या कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? तो ऑडिटर को पहले कुछ चीजें चेक करनी होती है कि क्या मेरे बिहाफ पे, क्या मैं अपने लेवल पे स्टैंडर्ड्स के अंदर रहते हुए, अपने एथिक्स के अंदर रहते हुए क्या आपकी ऑडिट साइन भी कर सकते, एंगेज भी हो सकते हैं हम आपके ऑडिट के लिए या नहीं हो सकते, ठीक है? ये सारी चीजें डिसाइड करने के बाद में ऑडिटर, ध्यान से सुनना, ऑडिटर इशू करता है एंगेजमेंट लेटर, क्योंकि सामने वाले ने सिर्फ हमें ऑफर दिया था, ऑफर का एक्सेप्टेंस हम दे रहे हैं। अगर हमने एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, वो बंदा ऑफर देके चला गया हमें ना। अब क्या हो रहा है, हमने आपका एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक्सेप्ट कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, तो मैं आपको एंगेजमेंट लेटर इशू करती हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। एंगेजमेंट लेटर इशू कौन करता है, इशू ऑडिटर करता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने ऑफर दिया, इसने एक्सेप्टेंस दिया, तो एक्सेप्टेंस के लिए केवल बोल करके तो देगा नहीं कि हमने आपका एक्सेप्ट कर लिया, एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट देगा, उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को कहते हैं एंगेजमेंट लेटर। इशू कौन करता है, माइक ऑफ, इशू कौन करता है, ऑडिटर इशू करता है। और किसको इशू करेगा, क्लाइंट को इशू करेगा। क्या उसके अंदर लिखा हुआ रहता है कि हम आपकी कंपनी का नेम, उसका पर्टिकुलर ईयर, जिस भी ईयर के लिए आप हमारे पास ऑडिट करवाने के लिए आए थे, उसको ऑडिट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो साथ में एंगेजमेंट लेटर के अंदर ऑडिटर बहुत सारी चीजें और भी लिख करके देता है। क्या क्या लिख करके देता है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैनेजमेंट की मतलब बिजनेस एंटिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सारी चीजें हम एंगेजमेंट लेटर के अंदर, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा, मेरा क्या स्कोप होगा, ठीक है? मैं कब तक आपकी ऑडिट कंप्लीट कर देंगे, हम आपकी ऑडिट कब तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? और मेरी ऑडिट रिपोर्ट की वैलिडिटी क्या होगी, सारी चीजें मैं समझाऊंगी अभी। इतनी सारी चीजें एंगेजमेंट लेटर में ऑलरेडी वो लिख करके देते हैं। क्यों लिख करके देते हैं ये सारी चीजें, क्योंकि ये क्या हो रहा है, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक तरह से कि मुझे आपकी कंपनी का ऑडिट करना है। तो इस ऑडिट को मैं करने आऊंगी तो मुझे क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए, है ना, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी रिटर्न में उनको लिख करके दे देते हैं ताकि बाद में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है? अगर केवल हमने ये लिख कर दे दिया कि हम ऑडिट करने आएंगे, अब बाद में हम गए तो मैनेजमेंट बोल सकता है कि आप स्टॉक की ऑडिट नहीं करोगे,
ठीक है, आप कैश का वेरिफिकेशन करने नहीं जाओगे, हम पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दे सकता है वो, ठीक है। तो हम हर एक चीज एंगेजमेंट लेटर में उनको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि आप हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हो, ठीक है। इसके लिए हम उसे अपना ऑब्जेक्टिव बताते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ठीक है, हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट बताते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं ऑडिट के लिए। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ऑडिट करेंगे, जरूर करेंगे, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओनली ओपिनियन इशू करना होगा, हम आपको कोई एश्योरेंस नहीं देंगे। ये चीज भी हम उन्हें एंगेजमेंट लेटर के अंदर ही क्लियर कर देते हैं कि हम आपको कोई एश्योरेंस देने वाले नहीं है, हम सिर्फ आपको क्या देंगे, ओपिनियन इशू करेंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, वेदर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट और नॉट, ठीक है। केवल यही चीज हम आपके फाइनेंशियल्स में देखने आ रहे हैं। हम कोई भी टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ में वहां पे नहीं आ रहे, आप हमसे कोई टेक्निकल वर्क्स नहीं करवा सकते हो वहां पे। ये सारी चीजें हमने हमारे ऑब्जेक्टिव स्कोप के अंदर उन्हें क्लियर कर दिया। इसके अलावा हम उन्हें क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, वो सारी चीजें भी हम आपको एंगेजमेंट लेटर में बता देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके आप खुद पहले ही रखेंगे, ये एक्सपेक्ट मत करना कि हम आकर के आपकी अकाउंटिंग करने बैठेंगे, हमारा काम अकाउंटिंग करना नहीं है। आप सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एंड तक, है ना, बैलेंस शीट तक पूरा कंप्लीट प्रिपेयर करके रखेंगे, उसके बाद ही हम आपकी ऑडिट करने आएंगे, ठीक है। कंपनी के अंदर जो भी लॉज और रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं, उन सारे लॉज की कंप्लाइंस आपको करनी है। हम तो सिर्फ आपको डिफॉल्ट बता देंगे कि भाई ये वाला चीज आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। आप ये सोचे कि हम बैठ करके सारे रिटर्न्स फिल करेंगे, तो हम ऐसा करने वाले नहीं है। हम सिर्फ आपको डिफॉल्ट्स बता सकते हैं कि आपने लॉज की कंप्लाइंस करी या नहीं करी, उनको कंप्लाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरनल कंट्रोल्स को आपके बिजनेस में अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम तो सिर्फ उसे एग्जामिन करने आएंगे, चेक करने आएंगे, ठीक है। तो हम मैनेजमेंट को उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले ही क्लियर कर देते हैं कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम बता चुके कि ओपिनियन इशू करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कंटेंट्स होते हैं उस एंगेजमेंट लेटर के, वो सारे कंटेंट्स के साथ में पूरा एक एंगेजमेंट लेटर प्रिपेयर किया जाता है। वो एंगेजमेंट लेटर के ऊपर ऑडिटर के भी सिग्नेचर होते हैं, मैनेजमेंट के भी सिग्नेचर होते हैं, क्योंकि जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है ये, हमने उसे दे दिया, किसको दे दिया, मैनेजमेंट को दे दिया। अब फ्यूचर में ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया जाता है, इसका मेन पर्पस क्या है कि फ्यूचर के अंदर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, ठीक है। मैनेजमेंट हमारे जाने के बाद ये नहीं कह दे कि अकाउंटिंग करने बैठ जाओ, ठीक है। तो हमने पहले ही उन्हें बोल दिया कि अकाउंटिंग करना हमारा काम नहीं है। वो हमें बोल दे कि स्टॉक की ऑडिट नहीं करोगे, तो हमने पहले ही बोल दिया कि आप हमारे ऊपर कोई स्कोप नहीं लगा सकते हो। वो हमें बोले कि हम तुम्हें 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, आप हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दो, तो हमने एंगेजमेंट लेटर में पहले ही क्लियर कर दिया कि ऑडिट की बहुत सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, इसलिए हम आपको सिर्फ ओपिनियन इशू करेंगे, रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस देंगे, ठीक है। तो कुछ भी फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो हम सामने हमारा सिर्फ एक चीज रखना होता है, एंगेजमेंट लेटर। क्लियर सबको क्या होता है एंगेजमेंट लेटर? यस मैम। यस मैम। कौन इशू करता है? ऑडिटर करता है। ऑडिटर, ठीक है। ये क्या है, मतलब अगर हमें बोले तो व्हाट इज एंगेजमेंट लेटर? एक्सेप्टेंस है कि हम आपकी कंपनी का ऑडिट करने आएंगे, इसका एक्सेप्टेंस है। ओके, क्लियर सबको एंगेजमेंट लेटर? यस मैम। Yes. अच्छा, चलो मैम हाँ
मैम जैसे ना अभी आप मतलब इस क्वेश्चन से पहले आपने ये चीज बताई थी कि ऑडिटर पे कोई भी ऐसे बाउंडेशन नहीं है, वो जब चाहे वो छोड़ सकता है, मतलब ऑडिट नहीं करेगा अगर उसकी नहीं। मैम जैसे अगर एक पर्टिकुलर ऐसे ऑडिट की बात करें कि आपके पास कोई ऑफर आया, फिर आपने एंगेजमेंट लेटर दे दिया, तो वहां पे आपका एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, तो फिर ऑडिटर के पास वो करने के लिए तो बाउंडेशन आ जाएगी ना, कि वो तो फिर नहीं छोड़ सकता ना। देखो, हम ऑलरेडी एंगेजमेंट लेटर में कुछ ऐसी भी कंडीशंस डाल देते हैं कि अगर हमें आपका ऑडिट छोड़ना पड़ा, आपने हम पे कोई स्कोप लगा दिया या कुछ भी लगा दिया, तो हम आपका ऑडिट छोड़ देंगे। और विथ एनी अदर रीजन, साथ में क्या डाल देते हैं कि अगर कोई अदर रीजंस भी हो गए, किसी रीजन से हमें आपका ऑडिट छोड़ना पड़ा, तो हम वहां पे आपका ऑडिट छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा बाउंडेशन हमने नहीं डाला, ठीक है, तो हमारे काफी सारा लॉस हो सकता है। अगर मान लो इस टाइप का कोई भी क्लॉज नहीं डाला और सामने वाले बंदे ने हमें स्कोप लगा दिया बाद में, ठीक है, और उसने स्कोप इतना ज्यादा लगा दिया है कि हम कुछ भी चीजें चेक ही नहीं कर पा रहे, कोई ओपिनियन इशू ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट केस हमारी इंडिपेंडेंसी खत्म हो रही है। ठीक है, अगर वो एक्सेस हमें कुछ ज्यादा ही धमकियां दे रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस पूरी इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। हमने गलत ओपिनियन दे दिया तो हमारी सीओपी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए हम ऐसे क्लॉजेस जो हमें सेव करके चले, हम ऑलरेडी एंगेजमेंट लेटर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा किसी कंपनी के साथ भी हुआ है ऑलरेडी। किसी अच्छी कंपनी का केस है ये पूरा, कि वहां पे क्या हुआ था, काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे उसके ऊपर, सीए के ऊपर, कि हम आपको ये एविडेंस नहीं देंगे, वो एविडेंस नहीं देंगे। ठीक है, इन दैट केस उसने क्या किया, जिस टाइम पे ऑडिट होना था उस पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब गया कुछ एक दिन, उसको एविडेंसेस नहीं दिए, उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेने दिया, उसने वहीं पे उसी समय पे उसका पूरा ऑडिट छोड़ दिया था कि आप किसी और को हायर कर लो, मैं ये ऑडिट नहीं कर सकता हूँ। मैम इसका फिर मतलब ऐसे ना कि जैसे अगर ये नहीं, कोई management का कंपेंसेशन नहीं होता है, कोई कंपेंसेशन नहीं होता है, चाहे किसी का भी फॉल्ट हो। अगर मान लो आप मुझ पे स्कोप लगा रहे तो फॉल्ट आपका है, तो मैं आपसे कोई कंपेंसेशन डिमांड नहीं कर सकती। कंपेंसेशन का कोई रूल नहीं है यहाँ पे। और मैम सेकेंडली कि जैसे अपन ने ना ये जो मतलब आपने जो अपन ने बेसिस लिया था, उसने जो ऑडिट कैंसिल करी थी, वो अपन ने ली थी रेम्यूनरेशन के बेसिस पे, कि ऑडिटर को ऐसा लग रहा था कि कम रेम्यूनरेशन है, यहाँ दूसरी पे उसको ज्यादा मिल रहे हैं। तो मैम ऐसे केस में जहाँ पे अपन फॉर एग्जाम्पल देखो, ऐसी चीजें अपने को पता होती है, ठीक है, मुझे पता है कि मैं क्यों छोड़ रही हूँ। मैं रीजन तो कुछ भी दे सकती हूँ ना, बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस मैं ये ऑडिट नहीं कर पाऊंगी। तो हम ऑफिशियल लेटर्स में कभी भी ये रीजन नहीं देते कि भाई मुझे रेम्यूनरेशन कम मिल रहा है। वो हमने सिर्फ हमारे इंटरनल मैटर्स में देखा है कि मुझे इस कंपनी से कितना मिल रहा है, उधर से कितना मिल रहा है। ठीक है, ये सामने वाली कंपनी को हम नहीं बताएंगे कि हम इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि आप हमें रेम्यूनरेशन कम दे रहे हो। वहां पे हम कोई और रीजन डाल देंगे, जैसे आपको छुट्टी लेनी होती है स्कूल से कभी, कोचिंग क्लासेस से कभी, है ना, रियल में आप बीमार नहीं होते हो बट फिर भी बोलते हो ना हम बीमार हैं। हाँ मैम, तो वही वाली चीज यहाँ पे होती है। ओके मैम। ओके, मैम राइट नहीं है ना, जैसे अपन दूसरे रेम्यूनरेशन को देख के पहले ऑडिट छोड़ रहे हैं। देखो, सब कुछ सारी चीजें दुनिया में पैसों पे चलती है, और प्रैक्टिकल होकर के सोचेंगे तो ये चीज जब हमें कहीं पे जस्ट ट्रिपल रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो हम वहीं पे जाएंगे ना। आपकी ऑडिट करने से मुझे कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, आपकी जस्ट न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। ठीक है, आप हमारे पास ऑडिट पे, हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? अगर आपने कहा कि भाई आप छोड़ के जा रहे हो, हम किसी और सीए को नहीं जानते हैं ऐसा, तो हम बोलेंगे हम आपके लिए दूसरा सीए अपॉइंट करवा देते हैं। ठीक है, आप इस बंदे को अप्रोच कर लेना, ठीक है, हम कॉल कर देंगे, ये आपकी ऑडिट एक्सेप्ट कर लेगा। तो हम आपका एज सच कोई लॉस नहीं होने देते कि बीच में छोड़ के चले गए, या ऑडिट डेट लास्ट ऑडिट डेट है और हम छोड़ के जा रहे हैं आपको। अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं तो हम आपको उसका सेकेंडरी चीज बता देते हैं, ऑप्शन बता देते हैं कि इस बंदे के पास चला जाओ, ये आपका ऑडिट कर देगा। यस, ऑडिट को बीच में छोड़ सकते हैं, लाइक ऑडिट एट द एंड मार्च से सितंबर के बीच में होती है, तो इसके बीच में
कभी भी छोड़ सकते हैं। बीच में हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट जैसे नॉर्मली क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, एक बार ऑडिट स्टार्ट हो गया आपके, ठीक है, ऑडिट स्टार्ट होने के बाद में हम केवल ऑडिट तभी छोड़ेंगे जब हमारे पास में मैनेजमेंट की तरफ से कुछ बाउंडेशंस आ रही है, ठीक है। उस समय पे पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ रेम्युनरेशन को देख करके हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं छोड़ते हैं ऑडिट्स। यस मैम, मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तब तो मैं छोड़ सकती हूँ। मैं इवन 29 सितंबर को भी, 30 सितंबर लास्ट डेट है। अगर मैनेजमेंट मान लो मेरे पास में सितंबर में आया था और अब सितंबर में हम ऑडिट करने गए हैं, मैनेजमेंट हमें कोई भी ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, मैनेजमेंट हमें ऊपर स्कोप पे स्कोप लगाए जा रहे हैं, तुम ये काम मत करो, तुम वो काम, तो मैं चाहूँ तो 29 सितंबर को भी आपकी ऑडिट छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं टोटली सेफ हूँ। मुझे स्टैंडर्ड खुद कहते हैं कि आप ऑडिट लीव कर सकते हो अगर आपके ऊपर कोई लिमिटेशंस आती हैं तो। या फिर सेकंड ऑप्शन होता है, अगर मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ तो मैं अपना ओपिनियन इस तरीके से रिपोर्ट के अंदर लिख दूंगी कि मेरे ऊपर स्कोप लगाया गया था, आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेरे पास में 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। यस मैम। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 14 तक हम सारी चीजें कर चुके थे। अब देखिए जो मैंने आपको समझाया है, ये है क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17, तीनों में कुछ कुछ चीजें मैंने आपको समझाई है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इफ देयर इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट प्रायर टू एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। एंगेजमेंट की एक्सेप्टेंस से पहले ही मैनेजमेंट जब मुझे ऑफर देने आता है, ऑफर देते टाइम पे ही उन्होंने मुझे कह दिया कि आपकी ड्यूटीज ये होगी, आपके राइट्स ये होंगे, आप हमारे किसी भी एम्प्लॉय से जाकर के नहीं मिलोगे, आप हमारे कैश का वेरिफिकेशन नहीं करोगे, किसी ब्रांच के अंदर जाकर के काम नहीं करोगे, ठीक है। तो इस टाइप का स्कोप लगा रहा है, तो क्या मुझे वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए? मैम पहले No, लिमिटेशंस ma'am. लग गई। ठीक है, पहले ही लिमिटेशंस लग गई, हमें सारी चीजें पहले ही पता है, तो हमें वो एंगेजमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। नाउ जैसे अभी अभी मैंने बताया कि भाई बाद में एंगेजमेंट के बाद में आपके ऊपर स्कोप लगा दिए जाते हैं, तो आपके पास में एक और ऑप्शन क्या रहता है, आप ओपिनियन अपना क्या दे दो, चेंज कर दो, है ना, कि आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन because I am unable to get any audit evidences या I have scope on my duties or rights। तो इस तरीके से अपन अपना ओपिनियन इशू करते हैं, ठीक है। तो ये मैं रीड करके बताती हूँ आप लोगों को। Prior to the acceptance of audit engagement, if there is a limitation imposed by management on rights and duties of the auditor, then the auditor shall not accept such audit engagement। ये तो किसकी बात हो गई, prior to the acceptance। Okay, now because with impose of limitation the auditor cannot obtain। क्यों हमें क्यों छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस लिमिटेशन की वजह से हम ना तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर पाएंगे और ना ही रीजनेबल एश्योरेंस दे पाएंगे, ठीक है। एंड हैंस कैन नॉट ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। एविडेंसेस नहीं मिलेंगे तो एश्योरेंस दे ही नहीं पाएंगे, ओपिनियन इशू ही नहीं कर पाएंगे, विच रिजल्ट्स इन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जिसकी वजह से फिक्स हो जाएगा कि हमें कौन सा ओपिनियन इशू करना है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। मैंने आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ ओपिनियन बताए थे, 4 ओपिनियन बताए थे मैंने आपको। फर्स्ट ओपिनियन क्या बताया था, सारी चीजें ट्रू एंड फेयर है। सेकंड ओपिनियन क्या बताया था, सब चीजें ट्रू एंड फेयर तो है बट ये पर्टिकुलर चीज के अंदर हमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या फिर हमें एक्सेप्ट करके बाकी सारी चीजें ट्रू एंड फेयर है। याद आ रहा है? यस मैम। है ना। और थर्ड हमने पढ़ा था कि सब कुछ ही गड़बड़ है, और फोर्थ हमने पढ़ा था कि हमारे कोई ऊपर ओपिनियन दे स्कोप लगा दिया इसलिए हम कोई ओपिनियन ही इशू नहीं कर पा रहे, या फिर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं मिले इसलिए हम ओपिनियन ही इशू नहीं कर पा रहे। तो ये जो फोर्थ ओपिनियन होता है ना, इन चारों ओपिनियन के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, वो नेम मैंने अभी आप लोगों को डिस्क्लोज नहीं किए हैं। वो नेम अपन कब डिस्क्लोज करेंगे, जब अपन 7th चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोर्थ ओपिनियन का नेम है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अभी आप लोगों को याद नहीं होगा, जब अपन 7th चैप्टर में आएंगे तब पर्टिकुलर टाइम पे आपको इन चारों ओपिनियन को अच्छे से इन डेप्थ समझाएंगे, तब अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जो वर्ड लिखा है ये फोर्थ वाली ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि हम ओपिनियन इशू करने में ही अनेबल हैं, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्लियर सबको? क्वेश्चन नंबर 15। मैम इसमें ओपिनियन इशू नहीं होता इसमें ओपिनियन ऐसे इशू होता है कि वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में कोई एविडेंसेस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है जो चीजें आपने रिकॉर्ड करी है वो करेक्ट है या नहीं है। तो हम इन्वेस्टर्स को क्या बोलते हैं कि हमने फाइनेंशियल्स देखे तो हैं बट हमारे पास में कुछ भी एविडेंस नहीं है, हम आपको कुछ बता ही नहीं सकते कि सब कुछ सही है या गलत है। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। अब जो हमने ये एंगेजमेंट लेटर की बातें पढ़ी है ना, ये एंगेजमेंट लेटर स्टैंडर्ड 210 डिस्क्राइब करता है। अभी तक जो हमने ऊपर पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑडिटर, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट, इनहेरेंट लिमिटेशंस के बारे में, ये सब हमें स्टैंडर्ड, कौन सा स्टैंडर्ड बताता था? 200 है ना। अब जो हमने आज से स्टार्ट किया एंगेजमेंट लेटर, एंगेजमेंट लेटर से रिलेटेड हर एक चीज हमें कौन सा स्टैंडर्ड बताता है? स्टैंडर्ड 210, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है आप लोगों का, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। मतलब ऑडिट पे जाने से पहले ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जो फुलफिल होना कंपलसरी है। या फिर सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, इसी का सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि प्री कंडीशंस मतलब क्या चीजें मैनेजमेंट को खुद को करके रखनी पड़ेगी, तभी हम ऑडिट करने के लिए एबल हो पाएंगे। ओके, तो उसे क्या कहेंगे? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमें कौन सा स्टैंडर्ड बताता है? स्टैंडर्ड 210। अच्छा, अब एक और चीज याद रखने के लिए बता देती हूँ, मैंने क्या कहा, एंगेजमेंट लेटर ऐसे 210 बताता है। जब अपन एंगेजमेंट लेटर में आपको समझा रही थी तब मैंने आपको कहा था हम एंगेजमेंट लेटर में ये भी लिख कर देते हैं कि आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा था मैंने आपको, यस मैम का। तो इसलिए ये प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट या फिर मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा स्टैंडर्ड हमें बता रहा है? स्टैंडर्ड 210, क्योंकि ये पार्ट ऑफ एंगेजमेंट लेटर है। ओके, रीजॉइन कर लो।